मैं आपको सिर्फ 2 डायग्राम बताऊंगा, आप बस उस 2 डायग्राम को ध्यान से समझ लीजिएगा कि कैसे बनाएं। टीआर जैन में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बट इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ज़रा कुछ टर्म्स को समझना ज़रूरी है, जो कि इस चैप्टर के जो हैं पिलर होते हैं, ठीक है। तो पहले हम ज़रा कुछ बेसिक टर्म्स को समझते हैं इस चैप्टर की, जो आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिना इसके समझ में नहीं आएगा। सबसे पहला जो वर्ड है ये है आपका पूर्ण रोजगार, ठीक है। सबसे पहला जो वर्ड है पूर्ण रोजगार है। चलो पहले हम जो है पूर्ण रोजगार से पहले हम जो है एक दूसरे वर्ड को समझते हैं, क्योंकि तब आपको जो है पूर्ण रोजगार ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पूर्ण रोजगार को समझने से पहले हम समझते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी जो है क्या होती है। जब आपको ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आपको जो है पूर्ण रोजगार वर्ड को समझने में कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि ऐच्छिक और अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है। देखिए जी, सबसे पहले हम समझते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी क्या है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। ऐच्छिक बेरोजगारी का मतलब होता है अपनी मर्जी से बेरोजगार, अपनी मर्जी से बेरोजगार। वो बंदा जो अपनी मर्जी से बेरोजगार होता है वो बंदा ऐच्छिक बेरोजगारी की कैटेगरी में शामिल होता है। अब क्वेश्चन ये है, बंदा अपनी मर्जी से बेरोजगार क्यों होता है? तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। इसके अंदर दो कैटेगरी के लोग आते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं केस 1 की। केस 1 के अंदर क्या है, मान लीजिए एक लड़का है, इसका नाम जो है रोहित है, ठीक है। और ये जो है मान लीजिए क्या कहते हैं डॉक्टर है, और ये कह रहा है कि भाई ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है, ठीक है। और भाई साहब मैं बन गया हूँ डॉक्टर, अगर मैं कहीं जॉब करूँगा तो मुझे सैलरी चाहिए कम से कम 40,000 रुपये। 40,000 से नीचे तो मैं बात ही नहीं करने का। अगर मैं किसी भी हॉस्पिटल में जॉब करूँगा तो मुझे 40,000 रुपये चाहिए। लेकिन जब ये जॉब के लिए जाता है कहीं भी, तो इसको जो सैलरी मिल रही है, ऑफ़र जो हो रही है, जो भी हॉस्पिटल्स इसको ऑफ़र कर रहे हैं, एक दे रहा है 30,000, एक दे रहा है 35,000, एक दे रहा है लास्ट टू लास्ट 38,000। इससे ऊपर कोई भी हॉस्पिटल इसको सैलरी ऑफ़र करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये है ज़िद्दी, ये कह रहा है 40 से नीचे तो मैं बात ही नहीं करने का, 40 ही करूँगा, मिनिमम 40 तो चाहिए ही भाई। 40 से ऊपर दे दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 40 से नीचे तो मैं जॉब नहीं करूँगा। जॉब मिल रही है इसको, 30,000 भी मिल रही है, 35,000 में भी मिल रही है, 38,000 में भी मिल रही है, लेकिन ये नहीं कर रहा। ये कह रहा 40 ही लूँगा, 40 से ऊपर। तो ये जॉब नहीं कर रहा, ये वेट कर रहा है कि कोई तो देगा। तो ये इन जॉबों को क्या कर रहा है, इन जॉबों को ठुकरा रहा है, नहीं कर रहा है। ये कुछ टाइम और खाली बैठा है कि और जॉब देखेगा। तो ये जो बंदा है ना, ये जॉब होते हुए भी क्या कर रहा है, जॉब होते हुए भी काम नहीं कर रहा है। अपनी मर्जी से क्या है, अपनी मर्जी से बेरोजगार है। ये चाहे तो कल ही इस हॉस्पिटल के अंदर जॉब लग जाए, इसकी 38,000 रुपये मिल जाएंगे, लेकिन ये नहीं कर रहा। ये अपनी मर्जी से बेरोजगार है, ये कह रहा है 40 में ही करूँगा भाई, 40 से नीचे तो बात नहीं बनेगी। तो ऐसी कैटेगरी के बंदे जिनकी डिमांड होती है कि मेरे को तो इतना ही सैलरी पैकेज चाहिए भाई, इससे नीचे सैलरी पैकेज पे तो मैं बात ही नहीं करने का, अड़े हुए हैं, ढीठ हैं, इतनी ही चाहिए, जॉब है फिर भी नहीं कर रहे। तो ऐसे सभी कैटेगरी के बंदों को ऐच्छिक बेरोजगारी के उसमें काउंट किया जाता है। अब आते हैं एक दूसरी कैटेगरी के बंदे। दूसरी कैटेगरी के बंदे अलग ही लेवल के हैं। दूसरी कैटेगरी के बंदे ऐसे बंदे होते हैं जिन्हें जॉब का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अंधा पैसा है, ठीक है, बिजनेस चल रहे हैं, बाप का पैसा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अकाउंट भरे गड्डियों की कोई टेंशन नहीं है। तो इन बंदों को तो जॉब की कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप 30 दे दो, चाहे आप 40 दे दो, चाहे आप 50 दे दो, ये तो भाई करना ही नहीं चाहते, जितने मर्जी दे दो, इनको जॉब से कोई लेना देना नहीं है। तो भाई ये वाली कैटेगरी के बंदे अपनी मर्जी से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, पैसा की दिक्कत ही नहीं है, कोई बड़ा पड़ा है पैसा,
और ये वाली कैटेगरी के बंदे, ये दोनों ही कैटेगरी के बंदे क्या हैं, ये वाला बंदा करना तो चाहता है लेकिन उतनी सैलरी नहीं मिल रही जितना करना चाहता है, और ये वाला कैटेगरी का बंदा ये तो करना ही नहीं चाहता, इसे तो जितना मर्जी सैलरी ऑफ़र कर दो ये तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो ये दोनों ही कैटेगरी के बंदे क्या कहलाते हैं, ये दोनों ही कैटेगरी के बंदे बेटा आपको ध्यान रखना है, ये दोनों ही कैटेगरी के बंदे ऐच्छिक बेरोजगारी के अंदर रहते हैं। ऐच्छिक बेरोजगारी का मतलब होता है वो लोग जो ना तो काम करने के इच्छुक होते हैं और ना ही प्रचलित मजदूरी दर पे काम करने के लिए तैयार होते हैं। एक वर्ड मैंने बोला है यहाँ पे, इसको कहते हैं प्रचलित मजदूरी दर। ये इसका क्या मतलब होता है, प्रचलित मजदूरी दर? प्रचलित मजदूरी दर का मतलब होता है कि जितनी सैलरी उनको मिल रही है, जैसे ये 30,000, ये 30,000, ये 35,000, ये 38,000, ये नहीं करना चाह रहा। ये बंदा ना तो काम करने के इच्छुक है और जो भी करंट वेज रेट, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, करंट वेज रेट, ये इनकी करंट वेज रेट है, इस पे ये काम करने के लिए एग्री नहीं है, और ये तो है ही नहीं। तो ये सारी कैटेगरी के बंदे क्या कहलाते हैं, ये सारी कैटेगरी के बंदे ऐच्छिक बेरोजगारी कहलाते हैं। अच्छा जी, ठीक है। अब आती है बात दूसरे वर्ड की। दूसरा जो वर्ड है आप, हाँ जी कवर करवा सकते हो दोबारा? बेटा मैंने अभी सिर्फ एक ही वर्ड पढ़ाया है कि ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है। मैंने ये बताया है कि ऐच्छिक बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि वो बंदा जो ना तो काम करने के इच्छुक है, काम नहीं करना चाहता, और प्रचलित मजदूरी दर पे काम करने के लिए तैयार नहीं है, मतलब उसको जितनी सैलरी मिल रही है वो उस पर इंटरेस्टेड नहीं है, या तो वो उससे ज़्यादा सैलरी चाहता है या तो वो उस सैलरी पे काम ही नहीं करना चाहता। तो ऐसे सभी बंदे जो अपनी मर्जी से बेरोज़गार होते हैं वो ऐच्छिक बेरोजगारी के अंदर आते हैं। अब दूसरा जो वर्ड है ये है आपका अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी का क्या मतलब होता है? अनैच्छिक बेरोजगारी मतलब कि ये उसका बिल्कुल अपोजिट है कि भाई अपनी मर्जी से बेरोज़गार नहीं है, अपनी मर्जी से बेरोज़गार नहीं है, अपनी मर्जी से बेरोज़गार नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कैटेगरी के जो बंदे होते हैं ये काम करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए एक लड़का है, इसका नाम शिवम है, ठीक है, ये कह रहा है कि भाई मुझे चाहे 10,000 रुपये दे दो, चाहे 15,000 रुपये दे दो, चाहे 20,000 रुपये दे दो, मेरे को सैलरी की कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है बस काम दे दो, बस काम दे दो भाई कैसे भी करके, मैं करंट वेज रेट कोई भी अवेलेबल है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी का कोई इशू नहीं है, मेरे लिए वेज मैटर नहीं करती, मेरे लिए काम मैटर करता है, कैसे भी करके बस काम दिला दो। लेकिन इसको फिर भी काम नहीं मिल रहा, इसके लिए सैलरी मैटर नहीं कर रही। ये कह रहा है भाई कुछ भी दे दो सैलरी, तो मेरे को 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 मैं रेडी हूँ, मेरे जितनी भी सैलरी दोगे मैं कर लूँगा काम, लेकिन इसको फिर भी काम नहीं मिल रहा। तो ऐसे सभी लोग जो बेटा प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार हैं, काम करने के इच्छुक हैं, सब कुछ है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके है, लेकिन दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, काम करने के इच्छुक भी है, करना भी चाहता है, और प्रचलित मजदूरी दर पे करना चाहता है जो भी मिल रही है, लेकिन फिर भी बेटा इसको काम नहीं मिल रहा, इनको जो है काम नहीं मिल रहा, अर्थव्यवस्था में काम ही नहीं है। तो ऐसी सभी कैटेगरी के बंदे जो अपनी मर्जी से बेरोजगार नहीं हैं, वो तो किसी भी वेज रेट पे काम करने के लिए तैयार हैं, काम करने के इच्छुक हैं, प्रचलित मजदूरी दर पे रेडी हैं काम करने के लिए, लेकिन अर्थव्यवस्था में काम नहीं है, जिसकी वजह से वो बेरोजगारी की कैटेगरी में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे सभी बंदों को अनैच्छिक बेरोजगारी के अंदर काउंट किया जाता है। अच्छा जी, अब बेटा मैंने आपको दो समय, पहला है ऐच्छिक, वो बंदे जो अपनी मर्जी से बेरोजगार हैं, और दूसरा है अनैच्छिक, जो अपनी मर्जी से नहीं है, अर्थव्यवस्था ने मजबूर कर रखा है, काम ही नहीं है देश के अंदर, वो अनैच्छिक है। इन दोनों में से दोनों ही वर्ड कई बारी रिपीटेड है, 1000 बारी इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है। अच्छा जी, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि भाई भारत के अंदर जो है ना, भारत के अंदर बेरोजगारी इतनी है, भारत के अंदर बेरोजगारी इतना परसेंट है, इतने लोग बेरोजगार हैं,
तो कौन सी कैटेगरी के लोग हैं बेरोजगार? मैंने बोला भाई बेरोजगार जितने भी होते हैं वो दो कैटेगरी में होंगे, या तो ऐच्छिक की कैटेगरी के होंगे या अनैच्छिक की कैटेगरी के होंगे। ठीक है, तो कौन लोगों को हम काउंट करते हैं? आपको बेटा ये ध्यान रखना है कि बेरोजगारी का जो संबंध है ना, बेरोजगारी का संबंध किससे होता है? बेरोजगारी का संबंध अनैच्छिक बेरोजगारी से है, अनैच्छिक बेरोजगारी से है, अनैच्छिक बेरोजगारी से है। ऐच्छिक बेरोजगारी से बेरोजगारी का कोई संबंध नहीं है। मतलब कि अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई 100 में से 30 बंदे बेरोजगार हैं, 30% जनसंख्या का, हम लोग किसी देश के अंदर 100 जनसंख्या है और 30 बंदे बेरोजगार हैं, अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई 30% पॉपुलेशन बेरोजगार है, तो ये जो 30% लोग हैं, ये जो 30 बंदे हैं, ये कौन सी कैटेगरी के हैं? ये अनैच्छिक बेरोजगारी की कैटेगरी के हैं, ऐच्छिक वाले नहीं हैं। ऐच्छिक वाले लोगों को बेरोजगारी में शामिल नहीं किया जाता। ये 30 बंदे बेटा वो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, प्रचलित मजदूरी दर पे करना चाहते हैं, कितनी भी वेज रेट दे दो ओके है, लेकिन अर्थव्यवस्था के अंदर इनको फिर भी काम नहीं मिल रहा, तो ऐसे सभी लोगों को बेरोजगारी की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। बेटा वो लोग जो अपनी मर्जी से बेरोजगार हैं, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया जॉब अवेलेबल है मेरे पास, मैं कर सकता था हॉस्पिटल में जॉब, लेकिन मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को सैलरी ज़्यादा चाहिए, तो बेटा ऐसे लोगों को बेरोजगारी में शामिल नहीं किया जाता। ये जो 30 बंदे अगर मैं बेरोजगार कह रहा हूँ, तो इसमें ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो अपनी मर्जी से बेरोजगार है। ये 30 के 30 बंदे वो हैं जो कि काम करना चाहते हैं लेकिन इनको काम नहीं मिल रहा। बेरोजगारी का संबंध अनैच्छिक बेरोजगारी से होता है, बेरोजगारी का संबंध ऐच्छिक बेरोजगारी से बिल्कुल भी नहीं होता है। पहले तो बेटा आपको ये 2 वर्ड बहुत ही ज़्यादा समझने हैं। जब तक आप इन 2 वर्डों को नहीं समझोगे कि किस कैटेगरी के बंदे को हम ऐच्छिक के अंदर काउंट करते हैं और किस कैटेगरी के बंदे को हम अनैच्छिक के अंदर काउंट करते हैं, तब तक आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आने वाला। ये इसके 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिलर हैं। चलो जी ठीक है, समझ में आ गया। ऐच्छिक मतलब मर्जी से, अनैच्छिक मतलब मर्जी से नहीं। अब हम बात कर हाँ जी, जो डेफिनेशन होगी किस मेरा ये बेरोजगार वाला चैप्टर है ना? नहीं भाई, हाँ बोलो गुलशन। नहीं आपको अनैच्छिक की, अगर वो आपसे पूछता है, दोनों की डेफिनेशन बेटा ध्यान रखनी है आपको, इम्पॉर्टेंट है। ऐच्छिक की आप ये लिखेंगे कि ऐच्छिक बेरोजगारी तब होती है जब कुछ लोग ना तो काम करना चाहते हैं और ना ही प्रचलित मजदूरी दर पे काम करने के लिए तैयार है, ये ऐच्छिक की है। और अनैच्छिक के अंदर लिखेंगे कि अनैच्छिक बेरोजगारी तब होती है जब कुछ लोग प्रचलित मजदूरी दर पे काम करने के लिए तैयार हैं परंतु फिर भी उनको काम नहीं मिलता, उनको अनैच्छिक बेरोजगारी की कैटेगरी में शामिल करते हैं। बेटा ये जो चैप्टर है ये हमारा न्यून मांग और अधिमांग वाला चैप्टर है, हमारा जो तीसरा पार्ट है। ठीक है, तुमने शायद अभी ज्वाइन किया है, तो इसको समझने के लिए आपको कुछ बेसिक टर्म्स को समझना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं, चलो ये 2 टर्म तो हमको समझ में आ गई। अब जो टर्म है जो हम पढ़ना है अब है बेटा पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार का क्या मतलब होता है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे कि पूर्ण रोजगार का क्या मतलब होता है। पूर्ण रोजगार का मतलब ये होता है, अभी मैंने आपको 2 कैटेगरी के बंदे बताए, एक ऐच्छिक और एक अनैच्छिक। ठीक है, तो बेटा पूर्ण रोजगार का मतलब क्या है कि जो अनैच्छिक कैटेगरी के जो लोग हैं ना, अनैच्छिक बेरोजगारी के जितने भी लोग हैं, अनैच्छिक बेरोजगारी के अंदर कौन लोग हैं बेटा? अनैच्छिक बेरोजगारी के अंदर वो लोग हैं जो कि प्रचलित मजदूरी दर पे काम करने के लिए तैयार हैं, काम करने के इच्छुक हैं, लेकिन काम नहीं मिल रहा। तो पूर्ण बेरोजगार का मतलब होगा कि अगर इस कैटेगरी के अंदर जितने भी बंदे हैं, इस कैटेगरी में, जैसे मैंने बोला, मान लीजिए इस कैटेगरी के अंदर बेटा किसी जनसंख्या के अंदर मान लीजिए 100 में से 30 बंदे हैं इस कैटेगरी में, मान लो 100 की जनसंख्या थी, 30 बंदे हैं इसके अंदर, तो पूर्ण रोजगार अर्थव्यवस्था के अंदर तब उत्पन्न होगा जब
अर्थव्यवस्था इन 30 के 30 लोगों को काम दिला दे। आप ये कह सकते हो पूर्ण रोजगार का मतलब क्या होता है, जब अनैच्छिक कैटेगरी के अंदर एक भी बंदा बेरोजगार नहीं रहता। क्या बोला मैंने? पूर्ण रोजगार का मतलब क्या होता है? पूर्ण रोजगार का मतलब होता है जब अनैच्छिक बेरोजगारी के अंदर जितने भी बंदे हैं, जब उन सभी बंदों को काम मिल जाएगा, जब इन 30 के 30 लोगों को क्या मिल जाएगा, इन 30 लोगों को काम मिल जाएगा ना, तो अर्थव्यवस्था के अंदर जो सिचुएशन उत्पन्न होगी उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे पूर्ण रोजगार की स्थिति। तो पूर्ण रोजगार का मतलब क्या होता है? पूर्ण रोजगार का मतलब ये होता है कि जब प्रचलित मजदूरी दर पे आप ये भी कह सकते हो कि डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू सप्लाई फॉर लेबर, ये भी कह सकते हो आप। डी का मतलब डिमांड है, एस का मतलब सप्लाई है, एल का मतलब लेबर है, ठीक है। डिमांड फॉर लेबर, श्रमिक की मांग और श्रमिक की पूर्ति आपस में जहाँ पे बराबर हो जाती है, हम यहाँ पे लिख देते हैं श्रमिक की मांग और श्रमिक की पूर्ति जब आपस में क्या हो जाती हैं, जब आपस में बराबर हो जाती है, तो अर्थव्यवस्था के अंदर पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न होती है। या आप ये भी समझ सकते हो कि भाई जब अनैच्छिक कैटेगरी के अंदर जितने भी बंदे होते हैं, जब उन सबको काम मिल जाता है, अनैच्छिक बेरोजगारी के अंदर एक भी बंदा नहीं होगा, तो बेटा उस सिचुएशन को पूर्ण रोजगार की स्थिति बोलेंगे। जब अर्थव्यवस्था अनैच्छिक कैटेगरी वाले के सभी बंदों को काम धंधा प्रोवाइड करा देगी, तो अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार उत्पन्न होता है। बट अब यहाँ पे आपको बेटा दो कॉन्सेप्टों को समझना है। मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ, यहाँ पे हम लिखते हैं कि पूर्ण रोजगार का मतलब शून्य बेरोजगारी से नहीं है। शून्य बेरोजगारी से नहीं है। इसका क्या मतलब होता है, ज़रा ये समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने अभी आपको ऊपर क्या बोला, मैंने अभी आपको पहले दो टर्म समझाई, एक ऐच्छिक और एक अनैच्छिक। फिर मैंने आपको बोला भाई बेरोजगारी का संबंध किससे है, मैंने बोला भाई बेरोजगारी का संबंध है अनैच्छिक वालों से। ऐच्छिक वालों से बेरोजगारी का कोई संबंध नहीं होता, तो ऐच्छिक वाले तो बंदे हटा ही दो अपने दिमाग से, ठीक है। अपने दिमाग में बस रखिए अनैच्छिक वाले, कि भाई अनैच्छिक वाले कौन है, जो भाई किसी भी प्रचलित मजदूरी दर पे काम करने के लिए तैयार है, वो है बेटा अनैच्छिक वाले। अगर मैंने बोला अर्थव्यवस्था उन सभी बंदों को काम दे देगी, अनैच्छिक वालों को बेटा, तो अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार क्रिएट हो जाएगा। तो अगर मान लो अर्थव्यवस्था 30 के लोगों को काम दे दे, इनको मिल गया काम, तो क्या बेटा हम ये बोलेंगे, इसका मतलब क्या ये होगा कि अर्थव्यवस्था में अब शून्य बेरोजगारी हो गई है। अगर इनके 30 के 30 लोगों को काम मिल जाए, 30 के 30 लोगों को काम मिल गया, ठीक है, तो अब तो एक भी बेरोजगार नहीं है, 0 बंदे बेरोजगार हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, कि अर्थव्यवस्था इन 30 के 30 लोगों को काम दिला दे और अर्थव्यवस्था के अंदर एक टाइम ऐसा है कि एक भी बंदा बेरोजगार ना हो? क्या ये चीज़ पॉसिबल है? तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। इसने यहाँ पे लिखा कि पूर्ण रोजगार का मतलब शून्य बेरोजगारी से नहीं है। मतलब कि अगर अर्थव्यवस्था इन 30 के 30 लोगों को काम दिला रही है, तो बेटा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी हो जाएगी। शून्य बेरोजगारी का मतलब होता है एक भी बंदा बेरोजगार नहीं रहेगा। ये 30 के 30 बंदे काम कर रहे होंगे रेगुलर, एक भी बंदा बेरोजगार नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न ही नहीं होगी। और क्यों नहीं होगी ये आपको समझना है कि पूर्ण रोजगार का मतलब शून्य बेरोजगारी से नहीं होता। ऐसा कभी होगा ही नहीं अर्थव्यवस्था के अंदर कि ये 30 के 30 लोग कॉन्टिन्यूस काम कर रहे होंगे, ये 30 के 30 लोग में से एक भी बंदा कभी बेरोजगार होगा ही नहीं। ऐसा नहीं होगा बेटा कभी भी। और क्यों नहीं होगा, इसका बेटा कारण है। इसके 3 कारण हैं बेसिकली। सबसे पहला जो इसका कारण है उसको हम कहते हैं संघर्षात्मक बेरोजगारी। सबसे पहला जो रीज़न है इसको हम कहते हैं संघर्षात्मक बेरोजगारी, ठीक है, संघर्षात्मक बेरोजगारी। दूसरा जो इसका रीज़न है इसको हम कहते हैं संरचनात्मक
बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, और तीसरा जो इसका रीज़न है ये है बेटा आपका चक्रीय बेरोजगारी। ये 3 रीज़न हैं जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में ये वाली स्थिति कभी उत्पन्न ही नहीं होगी कि ये 30 के 30 बंदे क्या कर रहे होंगे, ये 30 के 30 बंदे अर्थव्यवस्था में हो जाएगी। अब ये समझिए जरा ये क्या होता है, संघर्षात्मक बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं संघर्षात्मक बेरोजगारी क्या होती है। ठीक है, संघर्षात्मक बेरोजगारी का मतलब क्या होता है। मान लीजिए बेटा, संघर्षात्मक बेरोजगारी का मतलब ये है, मान लीजिए मैंने आज है 13 तारीख, 13/5/2022, ठीक है, 13/5/2005 को मैं काम कर रहा था, जॉब कर रहा था, ठीक है, और आज मैंने जॉब छोड़ दी। ठीक है, मेरा मालिक बहुत खड़ूस था, ठीक है, बहुत परेशान करता था, मैं अपनी जॉब से बहुत परेशान था, मैंने आज बेटा जॉब छोड़ दी। ठीक है, आज जॉब छोड़ दी, सैलरी मिल गई थी, आज सुबह ही आ गया योर अकाउंट क्रेडिट, और मैंने जॉब छोड़ दी कि भाई दूसरी देखूंगा। ठीक, तो बेटा ये इम्पॉसिबल है। मैं आज 13 तारीख तक तो मैं ठीक है, कल आज 13 तारीख तक तो जो है मैं रोज़गार की कैटेगरी में था, लेकिन आज मैंने जॉब छोड़ दी। तो बेटा ये इम्पॉसिबल है कि बेटा मेरे को अगले ही दिन 14 तारीख को ही काम मिल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा। नौकरी और छोकरी दोनों आराम से नहीं मिलती है, इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। ठीक है जी, तो ना ही नौकरी और छोकरी दोनों को बहुत ही ध्यान से सोच समझ के छोड़ना पड़ता है। ऐसा इम्पॉसिबल है कि 14 तारीख को ही आपको काम मिल जाए। आपको 14 तारीख को काम मिल ही नहीं सकता। हो सकता है बेटा आपको 20 तारीख को काम मिले, हो सकता है आपको 25 तारीख को काम मिले, हो सकता है आपको 1 जून को काम मिले। अबे भाई, अब जाओगे, इंटरव्यू दोगे, कंपनियों में सिलेक्शन होगा, रिजेक्शन होगा, तभी तो काम मिलेगा। ऐसी थोड़ी कल ही जाओगे किसी कंपनी, हाँ भाई तेरा हो गया। बहुत रेयर केस है, ऐसा तो नहीं होता बेटा। फिर आपको जितनी अब सैलरी चाहिए, पिछली कंपनी में कुछ डिसएडवांटेज होंगी, तभी तो छोड़ी आपने। तो हो सकता है अब आपको मान लो 25 तारीख को जॉब मिल रही है, 25 तारीख को, तो 13 को आपने छोड़ी और 25 को मिली, कितने दिन आप विले हो गए? आप 12 दिन जो है, 12 दिन आप खाली रहे। क्यों खाली रहे आप? क्योंकि आपको अच्छी जॉब की तलाश थी। आपने जॉब क्यों छोड़ी? आपने जॉब छोड़ी कि मेरे को अच्छी जॉब मिलेगी। जब बंदा, संघर्षात्मक बेरोजगारी क्या होती है, जब बंदा अपना अच्छी जॉब की तलाश में जॉब को छोड़ देता है, या और भी कई सारे रीज़न होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बंदा जो है कुछ टाइम पीरियड के लिए क्या रहता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए खाली रहता है, तो उस बेरोजगारी को क्या कहते हैं? उस बेरोजगारी को संघर्षात्मक बेरोजगारी कहते हैं। संघर्षात्मक बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है जो कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर नौकरी में परिवर्तन से पाई जाती है। हम यहाँ पे एक लाइन लिख रहे हैं, यहाँ पे हम एक लाइन लिख रहे हैं, नौकरी में परिवर्तन। नौकरी में परिवर्तन से एक अर्थव्यवस्था के अंदर जो बेरोजगारी क्रिएट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बेटा संघर्षात्मक बेरोजगारी। ठीक है जी। अच्छा, और भी इसके कई सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारे रीज़न हैं, ठीक है। संघर्षात्मक के अंदर कोई अपना पर्सनल रीज़न भी हो सकता है, ठीक है, या जैसे नौकरी का छोड़ना हो गया, कोई अपना पर्सनल रीज़न भी हो सकता है। जैसे कि हम जैसे मान लो जो फीमेल की बात करते हैं, ठीक है, जैसे बहुत सारी फीमेल्स जो हैं जॉब करती हैं, ठीक है। अब जब जॉब करती हैं तो होता क्या है, जॉब के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो किसी की शादी है, ठीक है। अब शादी के टाइम पे क्या होता है, मान लो कोई लड़की जॉब कर रही है, ठीक है, तो भाई जॉब कर रही है और लड़का भी जॉब कर रहा है, ठीक है। लड़का तो क्या करता है बेटा, शादी हुई, ठीक है, 1 हफ्ते की छुट्टी मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस से, भैया 1 हफ्ते बाद चलो अगले दिन से जाना है। लेकिन लड़की की जब शादी होती है, अगर वो वर्किंग है बेटा, तो वो ये सोचती है चल अब 2-3 महीने रेस्ट कर लेते हैं, 2-3 महीने रेस्ट के बाद जो है जॉब को कंटिन्यू करेंगे। और ये फैक्ट है, ऐसा होता है। तो भाई वो 2-3 महीने के लिए क्या हो गई, बेरोजगार हो गई। पहले वो शादी करने से पहले वो क्या थी, शादी करने से पहले वो रोजगार की कैटेगरी में थी, बट अब वो बेरोजगार हो गई उस कैटेगरी के अंदर। या और भी कई रीज़न होते हैं,
ठीक है। मान लीजिए जितनी फीमेल्स जो हैं, जितनी फीमेल्स जो वर्किंग होती है, सबसे मेन रीज़न बेटा दो ही आते हैं फीमेल्स के अंदर, तो दो ही रीज़न आते हैं अगर जो वर्किंग की कैटेगरी में होती हैं। या तो तीन रीज़न है, पहला है बेटा शादी, ठीक है, दूसरा जो रीज़न है वो है जॉब चेंज, जैसे बंदा जॉब छोड़ देगा ऐसे ही वो भी जॉब चेंज कर सकती है बेटा। या मान लीजिए बेटा अब भैया शादी हुई है तो भैया बच्चे भी होंगे, सिंपल सी बात है। अब भाई मान लीजिए जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो फीमेल्स बेटा 2-3 महीने के लिए छुट्टी लेंगी ही लेंगी, ये चीज़ फैक्ट है, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड के लिए क्या हो गया, उस टाइम पीरियड के लिए फीमेल क्या हो जाएगी, बेरोजगारी की कैटेगरी में आ जाएगी। तो कई सारे रीज़न हैं, अपना पर्सनल रीज़न भी हो सकता है या जॉब छोड़ने का भी रीज़न हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो अर्थव्यवस्था में ऐसा कभी होगा ही नहीं भाई, जैसे मैंने आज जॉब छोड़ी है, कोई बंदा कल जॉब छोड़ेगा, कोई बंदा परसों जॉब छोड़ेगा, कोई बंदा तरसों जॉब छोड़ेगा, जो बंदे रोज छोड़ते हैं। तो अर्थव्यवस्था में ऐसा कभी होएगा ही नहीं कि 30 के 30 बंदे काम तो करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कभी होएगा ही नहीं कि 30 के 30 बंदे रेगुलर काम कर रहे हो, इम्पॉसिबल है ऐसा। अगला जो है संरचनात्मक। संरचनात्मक का मतलब क्या होता है, संरचनात्मक बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है जो कि तकनीक में परिवर्तन या मांग में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए किसी बेसिकली तकनीक में परिवर्तन, ठीक है, जब भी किसी इंडस्ट्री के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आता है और उसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको वो नई टेक्नोलॉजी से काम नहीं आता, उनको वो पुरानी टेक्नोलॉजी से ही काम आता है। तो वो नई टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए उसको टाइम लगता है। जैसे कि इसका सिंपल सा एग्जांपल, जैसे जब आया तो कंप्यूटर जब आया था तो जब आया था उसका बहुत ने विरोध किया कि भाई ये तो बेरोजगारी फैला देगा, क्यों, ये तो एक 10 बंदों का काम अकेले कर देगा, ये कर देगा वो कर देगा। तो क्यों किया बंदों ने ऐसा? अब भाई जिनने कंप्यूटर सीख लिया उसको जॉब मिल गई, और जिनने कंप्यूटर नहीं सीखा वो भाई बेरोजगार है अभी तक। तो जब किसी भी इंडस्ट्री के अंदर टेक्निकल चेंज आ जाता है, तकनीक में परिवर्तन हो जाता है, तो वहाँ के एम्प्लॉय पुरानी टेक्नोलॉजी से उनको काम आता है, नई टेक्नोलॉजी उनको सीखनी पड़ेगी। तो इस वजह से जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है वो बेटा संरचनात्मक होती है। अब हम बात करते हैं ये तीसरी वाली की, बट मैं पहले आपको जो है, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुको। इस लाइन का भाई पूर्ण रोजगार का मतलब शून्य बेरोजगारी से नहीं है। इसका ये मतलब है कि भाई कभी भी अर्थव्यवस्था के अंदर ऐसा नहीं होगा कि जो अनैच्छिक कैटेगरी के जो लोग हैं, अनैच्छिक कैटेगरी के लोग एक टाइम पे सारे के सारे काम कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता, उसके इसने कई रीज़न बताए। पहला इसने बताया संघर्षात्मक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बेरोजगारी बेसिकली तब उत्पन्न होती है जब बंदा जॉब चेंज करता है। बेसिकली नौकरी में परिवर्तन से अर्थव्यवस्था के अंदर जो बेरोजगारी मिलती है वो बेटा संघर्षात्मक कहलाती है। संरचनात्मक, जब किसी भी इंडस्ट्री के अंदर टेक्निकल चेंज आता है लॉन्ग रन के अंदर, और उसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको वो टेक्नोलॉजी से काम करना नहीं आता, उन्हें वही पुरानी टेक्नोलॉजी आती है, पुरानी तकनीक से काम करना आता है। जैसे बेसिकली जब कंप्यूटर वगैरह आया था, तो बेसिकली जब भी बेटा कोई नई टेक्नोलॉजी आती है मार्केट के अंदर तो वो बेरोजगारी ही फैला कर जाती है, ठीक है। जो बंदा उसको सीख लेता है, जो बंदा समय रहते उसको सीख लेता है, वो भाई उसको रोज़गार मिल जाता है, और जो बंदा उस चीज़ को नहीं सीख पाता वो भाई बेरोज़गार हो जाता है। अब हम बात करते हैं चक्रीय बेरोजगारी की। चक्रीय बेरोजगारी का क्या मतलब होता है? चक्रीय बेरोजगारी का मतलब होता है वो बेरोजगारी जो अर्थव्यवस्था के अंदर चक्रीय परिवर्तनों की वजह से पाई जाती है। जैसे कि होता क्या है, अर्थव्यवस्था के अंदर दो फेस आपको पता होंगे, एक होता है मंदी काल और एक होता है तेजी काल, ठीक है। एक इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से हमारा जो है बिजनेस साइकिल होता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं बूम पीरियड, ठीक है। जो यहाँ पे होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बूम पीरियड। बूम पीरियड का मतलब होता है कि सब कुछ भाई ओके चल रहा है, ठीक है। अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन वगैरह जो है वो सब कुछ सही है, बहुत ही ज़्यादा है,
सब आर्थिक क्रियाएं सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रही है, ओके है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कोरोना कब आया था भाई, कोरोना सबसे पहला लॉकडाउन कब लगा था, मार्च के अंदर, 23 मार्च को लगा था सबसे पहला लॉकडाउन, ठीक है। तो 23 मार्च से पहले सब कुछ ओके था, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा 23 मार्च को, दुनिया का पहला, ठीक है, तो भाई धीरे धीरे लॉकडाउन लगते गए, सारा बिजनेस, दुकानें, सब कुछ क्या होता गया, बंद होता गया, पूरी अर्थव्यवस्था ठप होती गई, लोगों को काम धंधों से निकाल दिया गया, जॉब्स छूट गई लोगों की। ये सब चीज़ें जो हैं अर्थव्यवस्था के अंदर देखने के लिए मिली। और एक टाइम ऐसा आ गया जब पूरा भारत ही बंद हो गया, काम धंधे चले गए लोगों के, सब कुछ चला गया। तो हम आ गए यहाँ पे, इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इस सिचुएशन को हम कहते हैं रिसेशन का टाइम, ठीक है, मंदी काल इसको हम कहते हैं। मंदी काल का मतलब होता है, मंदी काल का मतलब होता है डिमांड वगैरह जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है कम हो चुकी है, आर्थिक क्रियाएं ठप हो चुकी है, बेरोज़गारी यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। तो ये अर्थव्यवस्था के अंदर बेरोज़गारी क्यों क्रिएट होती है, ये अर्थव्यवस्था के अंदर बेरोज़गारी चक्रीय परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इसकी वजह से भी बेरोज़गारी क्रिएट होती है बेटा। तो ये तीन रीज़न है जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भाई एक भी बंदा खाली ना हो, या तो संघर्षात्मक बेरोजगारी या संरचनात्मक, ठीक है सर पहले, अच्छा या तो संघर्षात्मक या संरचनात्मक या चक्रीय। इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से अर्थव्यवस्था के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 30 के 30 बंदे काम कर रहे हो। इसी चीज़ को यहाँ पे क्या बोला गया है, इसी चीज़ को यहाँ पे बेटा आपको ध्यान रखना है। इन्हीं 3 रीज़न की वजह से अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की कुछ ना कुछ मात्रा अवश्य रहती है। तो ऐसी बेरोजगारी को क्या कहा जाता है, ऐसी बेरोजगारी को आपको ध्यान रखना है, इसको हम कहते हैं बेरोजगारी की प्राकृतिक दर। बेरोजगारी की प्राकृतिक दर आप लिखेंगे यह, या यह नहीं लिखेंगे, आप लिख दीजिए कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की, ठीक है, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की कुछ मात्रा, बेरोजगारी की कुछ मात्रा अवश्य पाई जाती है, अवश्य पाई जाती है। और उसी को ही हम क्या कहते हैं, उसी को ही हम जो है प्राकृतिक बेरोजगारी की प्राकृतिक दर कहते हैं, ठीक है। ये आप जो है यहाँ पे लिखेंगे कि भाई यहाँ पे लिख देंगे कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की कुछ मात्रा अवश्य पाई जाती है, अवश्य पाई जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम जो है, इसे ही हम बेरोजगारी की, इसे ही हम बेरोजगारी की प्राकृतिक दर कहते हैं, इसे ही हम बेरोजगारी की प्राकृतिक दर कहते हैं। ये आप लिखेंगे, ये भी 1 मार्क्स में कई बारी पूछा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो है, इसका मतलब जो है क्या हुआ कि भाई ये 3 रीज़न है, ये 3 रीज़न है जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था के अंदर कभी ऐसी स्थिति आएगी ही नहीं कि सबके सब गंदे काम कर रहे हो, जिसको बेरोजगारी की प्राकृतिक दर कहते हैं। तो आपने बेटा अभी मेरे से क्या क्या सीखा है, ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है, अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है, बेरोजगारी का संबंध अनैच्छिक वालों से होता है, पूर्ण रोजगार की सिचुएशन क्या होती है, ठीक है। पूर्ण रोजगार की सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो अनैच्छिक कैटेगरी वाले जो लोग होते हैं, जो अनैच्छिक कैटेगरी वाले जो लोग होते हैं ना, जब उनको अर्थव्यवस्था के अंदर सबको काम मिल जाता है तो भाई पूर्ण रोजगार की स्थिति हो जाती है, अनैच्छिक कैटेगरी वाले लोग। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी हो जाएगी। अगर सबको काम दे दें तो इसका ये मतलब नहीं है शून्य बेरोजगारी हो जाएगी। अर्थव्यवस्था में कभी भी
शून्य बेरोजगारी जो है उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है, उत्पन्न नहीं होगी। और क्यों नहीं होगी, उसके हमने 3 रीज़न पढ़े। क्योंकि भाई अर्थव्यवस्था में बंदे जॉब चेंज करते रहते हैं, अर्थव्यवस्था के अंदर जिसको संघर्षात्मक कहते हैं, अर्थव्यवस्था के अंदर टेक्निकल चेंजेस आते रहते हैं जिसको संरचनात्मक कहते हैं, अर्थव्यवस्था के अंदर चक्रीय बेरोजगारी उत्पन्न होती रहती है। तो इन सब रीज़न की वजह से बंदे कुछ ना कुछ टाइम पीरियड के लिए हमेशा बेरोजगार रहेंगे ही। तो अर्थव्यवस्था में कभी भी शून्य बेरोजगारी जो है वो क्रिएट नहीं होगी, और इसी को ही अर्थव्यवस्था में हमेशा कुछ मिनिमम अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा रहेगा, इसी को ही बेरोजगारी की प्राकृतिक दर कहते हैं। तो अभी आपने पूर्ण रोजगार, हाँ जी, हाँ जी, बेरोजगारी में डिजास्टर भी आएंगे। किस वाली बेरोजगारी के अंदर? सर चक्रीय बेरोजगारी। आज चक्रीय बेरोजगारी के अंदर कुछ भी हो सकता है। जो अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी मंदी काल तेजी काल को ला रहे, जैसे कि अभी हो गया, अभी डिजास्टर ही आया और क्या आया है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से जो है भाई पूरा बंदे बेरोजगार हो गए, ठीक है। बट वैसे इसके अंदर जैसे अभी के टाइम हुआ, कुछ भी अर्थव्यवस्था के अंदर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है, उसकी वजह से जब लोग बेरोजगार हो जाते हैं। डिजास्टर का मतलब तो सीधा यही हो गया कि भाई बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तहस नहस हो गया सब कुछ, इन सब रीज़न की वजह से कुछ हो गया, तो बेसिकली डिजास्टर तो वहाँ पे हो जाएगा। अब हमारा जो अगली टर्म है बेटा, यहाँ पे आपको समझने की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। ये छोटी छोटी टर्म आप जब समझेंगे तो ही इस चैप्टर का जो मेन मुद्दा है वहाँ पे पहुँच पाएंगे। अगली जो टर्म है ये है अल्प रोजगार। अल्प रोजगार जो है, अब ये क्या होता है बेटा, अब इसको ज़रा समझिए। अभी आपने पूर्ण रोजगार समझा, अब हम समझ रहे हैं अल्प रोजगार। अल्प रोजगार का मतलब क्या होगा, अब इसके नाम से ही समझ में आ रहा है। पहली बात तो कि भाई पूर्ण रोजगार का मतलब क्या है? पूर्ण रोजगार का मतलब है अनैच्छिक कैटेगरी के सभी लोगों को काम मिल जाएगा। तो अल्प रोजगार का मतलब क्या होगा कि कुछ को काम मिलेगा, कुछ को काम नहीं मिलेगा। भाई मैंने बोला, मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था के अंदर मान लो 30 बंदे हैं जो कि अनैच्छिक कैटेगरी के अंदर थे, अनैच्छिक बेरोजगारी के अंदर थे, ठीक है। अगर बेटा इस 30 के 30 बंदों में से अगर सबको काम मिल जाए तो पूर्ण रोजगार क्रिएट हो जाएगा, अगर सबको काम मिल जाए, ठीक है। लेकिन अगर सबको काम ना मिले, मान लो 30 में से मान लीजिए 18 को काम मिल गया, इनको काम मिल गया, और 12 को काम नहीं मिला, इनको जो है इनको काम नहीं मिला, तो वो ये सिचुएशन क्रिएट होगी। मतलब अर्थव्यवस्था के अंदर ऐसे लोग होंगे जो काम करना चाहते हैं परंतु उनको काम नहीं मिल पा रहा, तो भाई वो क्या कहलाएंगे, वो सिचुएशन बेटा अल्प रोजगार की सिचुएशन कहलाती है। जब अर्थव्यवस्था के अंदर ऐसे बंदे मौजूद होते हैं जो प्रचलित मजदूरी दर पे काम करना चाहते हैं परंतु फिर भी इनको जो है काम नहीं मिलता, तो उनको जो है ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था के अंदर जो सिचुएशन क्रिएट होती है वो अल्प रोजगार की होती है। अगर सबको मिल जाएगा अनैच्छिक कैटेगरी के अंदर तो पूर्ण रोजगार की सिचुएशन क्रिएट होगी। अगर सबको नहीं मिलेगा, कुछ को मिलेगा, कुछ रह जाएंगे, तो बेटा अल्प रोजगार की सिचुएशन क्रिएट होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इससे अभी हमने पूर्ण रोजगार और अल्प रोजगार पढ़ा है, ठीक है। इससे पीछे वाले इसका जो चैप्टर था, हमने वहाँ पे अल्पकालीन संतुलन एक चैप्टर पढ़ा था, अल्पकालीन संतुलन, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अर्थव्यवस्था के अंदर अगर इक्विलिब्रियम को क्रिएट करना है, अगर संतुलन को क्रिएट करना है, क्या अल्प रोजगार को अनैच्छिक बेरोजगारी कह सकते हैं। अल्प रोजगार को अनैच्छिक बेरोजगारी कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई अल्प रोजगार का मतलब क्या है। अल्प रोजगार का मतलब है कि अर्थव्यवस्था ऐसे बंदे को काम प्रोवाइड नहीं करा पा रही है जो काम करना चाहते हैं, तो अल्प रोजगार ही तो अनैच्छिक बेरोजगारी है। बंदा तो काम करने के लिए रेडी है लेकिन काम नहीं दे रही है अर्थव्यवस्था उसको, तो अनैच्छिक बेरोजगारी को ही आप जो है अल्प रोजगार की सिचुएशन भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इससे प्रीवियस वाला जो हमारा चैप्टर था अल्पकालीन संतुलन उत्पादन,
वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था के अंदर अगर संतुलन क्रिएट करना है, अर्थव्यवस्था के अंदर संतुलन कहाँ पर होता है, हमने ये पढ़ा कि अर्थव्यवस्था के अंदर संतुलन वहाँ पे होता है जहाँ दो सिचुएशन पूरी हो जाती है। या तो बेटा AD इज इक्वल टू AS हो जाए, या तो ये वाली कंडीशन जो है पूरी हो जाए, तो अर्थव्यवस्था में संतुलन जो है वो Y क्रिएट हो जाता है, ठीक है। या तो AD इज इक्वल टू AS हो जाए, या बेटा दूसरी हमने इसी से ही पढ़ी थी, या तो S इज इक्वल टू I हो जाए। इन दोनों में से अर्थव्यवस्था में कोई भी कंडीशन पूरी हो जाए, दोनों एक ही हैं, ये अलग अलग तो है नहीं। ये S और I वाली जो है ये इसी से ही आई है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि AD को हम क्या लिख सकते हैं, AD को हम जो है बेटा C प्लस I लिख सकते हैं, इसको हम जो है C प्लस I लिख सकते हैं, और इसको हम जो है C प्लस S लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको C प्लस I लिख सकते हैं, इसको C प्लस S लिख सकते हैं, और C से C जब कट जाएगा तो हमारे पास I इज इक्वल टू S आ जाता है। तो ये कंडीशन कोई अलग नहीं है, दोनों सेम ही कंडीशनें हैं, ठीक है। ये C से C कट जाता है तो I इज इक्वल टू S आ जाता है। तो अर्थव्यवस्था के अंदर संतुलन निकालने के लिए दो अप्रोचेज होती हैं। अर्थव्यवस्था के अंदर संतुलन निकालने के लिए दो अप्रोचेज होती हैं। पहली जो अप्रोच होती है उसको क्या कहते हैं, पहली जो अप्रोच होती है उसे AD और AS कहते हैं, और दूसरी जो अप्रोच होती है उसको S और I कहते हैं। अब बेटा आपको ध्यान रखना है, अभी मैंने आपको जो है, अब हमारा जो वर्ड है, अब ज़रा ध्यान से समझेंगे, अब हमारा जो अगला टर्म है ये है आपका पूर्ण रोजगार संतुलन। क्या है इसका नाम, पूर्ण रोजगार संतुलन। बेटा आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से एक बात को गांठ बांध लेंगे। मैंने अभी आपको ऊपर क्या समझाया, मैंने बोला अल्प रोजगार का मतलब है कि जो अनैच्छिक कैटेगरी के अंदर जो लोग हैं, मान लो 30 बंदे हैं, आधों को मिल गया काम, आधों को नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब मैंने बोला ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में बंदे अवेलेबल हैं जो काम करना चाहते हैं, काम नहीं मिल रहा। तो इसको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं, इस चीज़ को इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त क्षमता, अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध है, ये कहते हैं इसको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में। अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध है का मतलब कि बंदे काम करने के लिए हैं, अवेलेबल हैं अर्थव्यवस्था के अंदर। या और इजी लैंग्वेज में कहना चाहते हो तो भाई ये लिख सकते हो कि भाई अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है, अल्प रोजगार की सिचुएशन में अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी होती है। लेकिन बेटा अभी मैंने आपको पूर्ण रोजगार बताया, मैंने बोला पूर्ण रोजगार का मतलब है 30 के 30 लोगों को काम मिल जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पूर्ण रोजगार की स्थिति जब हो जाती है ना अर्थव्यवस्था के अंदर, तो पूर्ण रोजगार की स्थिति में अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त क्षमता नहीं होती। इसमें जो है अतिरिक्त क्षमता नहीं होती, अतिरिक्त क्षमता नहीं होती, ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। मतलब कि जब 30 के 30 लोगों को काम दे दूंगा, जब 30 के 30 लोगों को काम दे दूंगा तो एक भी बंदा बचेगा ही नहीं, तो बेरोजगारी कहाँ से होगी। लेकिन अब आपका क्वेश्चन ये भी होगा कि यार अभी तो आप कह रहे थे कि यार ऐसा कभी होएगा ही नहीं कि 30 के 30 लोग जो है काम पे लग जाएंगे। आप अभी तो कह रहे थे कि भाई अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ ना कुछ बेरोजगारी हमेशा रहती है, कि संघर्षात्मक, संरचनात्मक और चक्रीय बेरोजगारी। ये भी तो क्वेश्चन होगा आपका कि भाई अभी तो आप कह रहे थे ऐसा कभी होएगा ही नहीं कि 30 के 30 लोगों को काम मिल जाए। तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है, अभी हम आगे जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे वहाँ पे हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की सिचुएशन है, हमने अज्यूम करेंगे अपनी तरफ से। एक्चुअल में रियल लाइफ में ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन हमारी ये मान्यता होगी कि पूर्ण रोजगार की सिचुएशन है। मतलब कि वो सभी लोग जो प्रचलित मजदूरी दर पे काम करना चाहते हैं उनको हमने काम दे दिया, ये हम खुद मानेंगे अपनी तरफ से, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो पूर्ण रोजगार, इसमें अतिरिक्त क्षमता नहीं होती, या आप ये भी कह सकते हो कि भाई बेरोजगारी नहीं होगी, इसके अंदर एक भी बंदा खाली होएगा ही नहीं, बेरोजगारी नहीं है। 30 के 30 बंदे क्या कर रहे हैं, सब 30 के 30 बंदे काम कर रहे हैं।
लेकिन मैंने आपको बोला ऐसा भी होता नहीं है। हम आगे अब जो चीज़ें पढ़ेंगे वो हम ये अपनी मर्जी से मान कर पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम वहाँ पे अजम्पशन लेके चलेंगे। तो पूर्ण रोजगार संतुलन का क्या मतलब होगा? मैंने बोला संतुलन तब क्रिएट होता है अर्थव्यवस्था के अंदर जब AD इज इक्वल टू AS और S इज इक्वल टू I होता है। तो बेटा अभी मैंने पूर्ण रोजगार पढ़ाया था, अब वर्ड है पूर्ण रोजगार संतुलन। पूर्ण रोजगार एक अलग सिचुएशन है, पूर्ण रोजगार संतुलन एक अलग सिचुएशन है, दोनों अलग अलग वर्ड है बेटा। ये तो दो वर्ड से मिलकर बना है, पूर्ण रोजगार और दूसरा संतुलन। तो इसका मतलब क्या है? पूर्ण रोजगार संतुलन का मतलब ये होता है कि जब अर्थव्यवस्था के अंदर पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न होती है, जब अर्थव्यवस्था के अंदर पूर्ण रोजगार की स्थिति जब उत्पन्न होती है, पूर्ण रोजगार की स्थिति क्या है बेटा? अभी हमने ऊपर पढ़ के आए हैं। और अर्थव्यवस्था के अंदर AD इज इक्वल टू AS या S इज इक्वल टू I हो जाता है। अर्थात अर्थव्यवस्था के अंदर कोई भी बेरोजगारी नहीं होती या अर्थव्यवस्था में कोई भी अतिरिक्त क्षमता नहीं होती, तब उसको पूर्ण रोजगार संतुलन कहते हैं। पूर्ण रोजगार संतुलन एक ऐसी स्थिति होती है जब अर्थव्यवस्था संतुलन में होती है, या संतुलन में कब होती है? AD इज इक्वल टू AS या S इज इक्वल टू I होगा। और कब होगी? पूर्ण रोजगार की स्थिति में होगी, मतलब कि अर्थव्यवस्था में कोई भी अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध नहीं होगी, बेरोजगारी नहीं होगी अर्थव्यवस्था में, सब बंदे काम कर रहे होंगे, एक भी बंदा नल्ला नहीं घूमेगा, सब काम कर रहे होंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसको पूर्ण रोजगार इक्विलिब्रियम कहते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसी तरीके से एक दूसरा भी वर्ड है, इसको कहते हैं अल्प रोजगार संतुलन। अल्प रोजगार संतुलन, ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है अल्प रोजगार और दूसरा है संतुलन। पहले मैंने आपको अभी ऊपर अल्प रोजगार पढ़ाया कि अल्प रोजगार क्या होता है, अब हम पढ़ रहे हैं अल्प रोजगार संतुलन। तो बेटा अल्प रोजगार कैसी सिचुएशन होती है? मैंने बोला भाई अल्प रोजगार अर्थव्यवस्था के अंदर एक ऐसी सिचुएशन है जब अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त क्षमता पाई जाएगी, बंदे होंगे काम करने के लिए जो करना चाहते हैं, बेरोजगारी होगी और अर्थव्यवस्था में संतुलन क्रिएट हो जाएगा। मतलब कि जब अर्थव्यवस्था के अंदर अल्प रोजगार की स्थिति में, जब अर्थव्यवस्था के अंदर अल्प रोजगार की स्थिति होगी, बंदे बेरोजगार होंगे, अतिरिक्त क्षमता होगी, लेकिन फिर भी अर्थव्यवस्था के अंदर AD इज इक्वल टू AS या S इज इक्वल टू I संतुलन की कंडीशन फुलफिल हो रही होगी, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोला जाता है? ऐसे इक्विलिब्रियम को अल्प रोजगार संतुलन के नाम से जाना जाता है। कहने का तात्पर्य ये है बेटा कि भाई अर्थव्यवस्था के अंदर जो इक्विलिब्रियम, जो पीछे हम चैप्टर पढ़ के आए हैं, AD इज इक्वल टू AS और S इज इक्वल टू I, वो दो स्थिति में उत्पन्न हो सकता है। अर्थव्यवस्था के अंदर जो संतुलन है, अर्थव्यवस्था के अंदर जो संतुलन है वो भाई या तो पूर्ण रोजगार पे भी क्रिएट हो सकता है या भाई वो जो है अल्प रोजगार पे भी क्रिएट हो सकता है। दोनों में से किसी पे भी क्रिएट हो सकता है, या तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे या अल्प रोजगार पे। अब संतुलन कब होता है? या तो S इज इक्वल टू I या AD इज इक्वल टू AS, तो ये संतुलन है, ठीक है। तो संतुलन पूर्ण रोजगार पे भी हो सकता है और अल्प रोजगार पे भी हो सकता है। अगर संतुलन पूर्ण रोजगार पर होता है तो उसको है पूर्ण रोजगार संतुलन कहते हैं, और अगर संतुलन अल्प रोजगार पर होता है तो उसको भाई क्या नाम दिया जाता है? उसको नाम दिया जाता है अल्प रोजगार संतुलन। आपको बेटा ये ध्यान रखना है कि इस वाले इक्विलिब्रियम पे जो पूर्ण रोजगार संतुलन होता है या पूर्ण रोजगार की जो सिचुएशन होती है, यहाँ पे बेरोजगारी नहीं होगी, यहाँ पे बेरोजगारी नहीं होगी। अर्थव्यवस्था के अंदर कोई भी बंदा, एक भी बंदा खाली होगा ही नहीं, सब काम कर रहे होंगे, सब ओके है। और इस वाले के अंदर संतुलन क्रिएट हो जाएगा और यहाँ भाई बेरोजगारी होगी, बंदे ऐसे होंगे
बेरोजगारी होगी। बंदे ऐसे होंगे जो काम करना चाहते हैं पर फिर भी उनको जो है काम नहीं मिल पा रहा। तो ये जो है बेटा इस चैप्टर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स हैं। अगर आपको ये मुद्दा आज समझ में आ गया है तो आपको इसकी आगे की बकवास समझ में आने वाली है। पहले आप मुझे यही बता दीजिए कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है या नहीं है। ऐच्छिक अनैच्छिक पहले मैंने ये बताया, फिर मैंने आपको ये बोला कि भाई बेरोजगारी का संबंध अनैच्छिक से होता है, फिर मैंने आपको समझाया कि भाई पूर्ण रोजगार का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसके साथ साथ फिर मैंने आपको बताया अपूर्ण रोजगार भी कह सकते हो उसी चीज़ को, अल्प रोजगार भी कह सकते हो आप उसी चीज़ को, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया बेरोजगारी की प्राकृतिक दर क्या होती है, आखिर क्यों अर्थव्यवस्था में कभी भी शून्य बेरोजगारी नहीं होगी, संघर्षात्मक क्या होता है, संरचनात्मक क्या होता है, चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है। इन 3 रीज़न की वजह से कभी भी अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी नहीं होगी। हमेशा अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ ना कुछ मात्रा रहेगी जिसे बेरोजगारी की प्राकृतिक दर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो संतुलन होता है अर्थव्यवस्था के अंदर AD = AS और S = I, वो पूर्ण रोजगार पे भी क्रिएट हो सकता है और वो अल्प रोजगार पे भी क्रिएट हो सकता है। अगर पूर्ण पे होता है मेरे भाई उसको जो है, अगर पूर्ण पे होता है तो उसे पूर्ण रोजगार संतुलन कहते हैं और अगर अपूर्ण पे होता है तो उसे अपूर्ण रोजगार की स्थिति कहते हैं। तो अगर आपको इतनी बकवास बहुत ही अच्छे से, और मैंने बोला बेटा कि पूर्ण रोजगार कभी भी नहीं होगा क्रिएट, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने अभी तो बोला सर पूर्ण रोजगार संतुलन और अल्प रोजगार संतुलन में कन्फ्यूज़न है। भाई मैंने ये बोला कि पूर्ण रोजगार की स्थिति कभी क्रिएट नहीं होगी क्योंकि अभी हमने ऊपर ही तो पढ़ा है कि भाई ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि बंदे जो हैं सारे के सारे बंदे कॉन्टीन्यूस काम कर रहे हों। शून्य बेरोजगारी कभी हो ही नहीं सकती क्योंकि हमने 3 रीज़न पढ़े कि भाई कोई बंदा आज जॉब छोड़ रहा है, कोई बंदा कल जॉब छोड़ रहा है, कोई परसों छोड़ेगा, ठीक है। किसी की बंदी परसों छोड़ के भाग गई, किसी की तरसों छोड़ के भाग गई, ठीक है। कोई कल शादी कर रहा है, कोई परसों शादी कर रहा है, कुछ भी हो सकता है भाई, सबके अपने अपने रीज़न है, ठीक है। किसी की इंडस्ट्री में कोई अलग टेक्नोलॉजी चल रही थी, उसकी टेक्नोलॉजी कल चेंज हो गई, किसी की परसों चेंज होगी, कहीं कोरोना आएगा, जीवन में कहीं कीटाणु आएगा, कहीं से कई साइकिल चल रहा होगा, कई रीज़न है इसके। तो भाई ऐसा कभी होता नहीं है। हम अपनी तरफ से खुद इस चैप्टर के अंदर मानेंगे कि भाई अगर पूर्ण रोजगार हो जाए, वो सभी लोग जो अर्थव्यवस्था के अंदर काम करना चाहते हैं, अगर हम सबको उनको काम दे दें, एक भी बंदा अगर खाली ना रहे, तो ये हमारी अजम्पशन है इस चैप्टर के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बस आपको ये ध्यान रखना है विपिन कि भाई पूर्ण रोजगार का मतलब है सब बंदे काम कर रहे हैं, बेरोजगारी नहीं है, और अपूर्ण का मतलब है या अल्प रोजगार का मतलब है भाई बेरोजगारी होगी। अर्थव्यवस्था के अंदर ऐसे बंदे होंगे जो कि काम करना चाहते हैं पर उनको काम नहीं मिल रहा। अब इतनी बकवास पढ़ने के बाद आपका मुद्दा बेटा क्लियर हो जाएगा। अब ज़रा आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है। एक चीज़ अगर आप एक डायग्राम समझ में आ गया, अगर आपको या तो आपको क्या कहते हैं, या तो पूर्ण का समझ में आ जाए बेटा, न्यून मांग का समझ में आ जाए या अधिमांग का समझ में आ जाए, एक आपको समझ में आ गया तो आपको दूसरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। लेकिन जो समझना है वो ये आपने क्या ग्राफ बनाऊंगा, कहाँ बनाऊंगा और किस तरीके से बनेगा। एक मिनट रुकिए, देखिए ज़रा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले न्यून मांग की, उसके बाद हम बात करेंगे अधिमांग की। न्यून मांग क्या होती है और अधिमांग क्या होती है, ठीक है, और कैसे इसका डायग्राम बनेगा। अरे चल जाए यार, क्या दिक्कत है। देखिए बेटा भैया, हाँ जी, जो आपने पूर्ण रोजगार में 3 चीजें बताई हैं, चक्रीय बेरोजगारी या तकनीकी परिवर्तन, उसमें हम ये नहीं लिख सकते ऐच्छिक बेरोजगार भाई पॉइंट को भी लिख सकते हैं भाई। ऐच्छिक बेरोजगार तो इस ऐच्छिक बेरोजगारी तो कुछ होती ही नहीं है। मैंने आपको ये बोला कि कुछ बंदे अपनी मर्जी से बेरोजगार होते हैं और कुछ बंदे जो हैं अपनी मर्जी से बेरोजगार नहीं होते। तो मैंने आपको ये बोला कि ऐच्छिक बेरोजगारी जो होती है ना, ऐच्छिक, उसका बेरोजगारी से कोई रिश्ता नहीं है। हम जब कहते हैं
हम जब कहते हैं कि भारत के अंदर 30% बेरोजगारी है या भारत के अंदर इतने इतने लाखों लोग बेरोजगार हैं, तो वो लोग कौन होंगे? वो लोग अनैच्छिक कैटेगरी वाले लोग होंगे, ऐच्छिक कैटेगरी वाले लोग नहीं होंगे। वो ऐच्छिक बेरोजगारी जो है उसका केवल इतनी इम्पोर्टेंस है, केवल एक डेफिनेशन पढ़नी है आपको और कुछ भी नहीं। बस पूरे चैप्टर में ऐच्छिक बेरोजगारी का सिर्फ आपको अर्थ पढ़ना है और कहीं भी इसका यूज़ नहीं होगा किसी भी डायग्राम के अंदर, ठीक है? ऐच्छिक तो कहीं भी नहीं आएगा। हाँ जी, जो मतलब कि आपने संरचनात्मक बेरोजगारी और संगठनात्मक बेरोजगारी जो बताई है, हाँ तो इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है? हाँ ये नहीं, अबे ये तो 2 नंबर 3 नंबर का आता है, ये डिफरेंस आ जाता है कि संघर्षात्मक बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी में अंतर बताओ। ये जो टॉपिक है आपका, ये जितनी भी हमने टाइप्स ऑफ बेरोजगारी जो हमने पढ़ी है, ये तो हमारा अभी तो टर्म 2 में दोनों ही सिलेबस में कवर हो रहा है। जब हम रोजगार और बेरोजगारी वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे भी बेरोजगारी के टाइप के अंदर यही सेम सिनेरियो है और यहाँ पे भी है। तो ये तो भाई चाहे इंडियन में फंसे चाहे समष्टि में फंसे, दोनों में से कहीं ना कहीं तो आना ही आना है। तो ये जो टॉपिक है ये तो दोनों में ही है, दोनों में ही आपको जो है इसको पढ़ना पड़ेगा। और सर मिनिमम कितने पॉइंट्स पे लिखना पड़ेगा? ये 3 नंबर का आता है, जैसा आता है 2 का आ जाएगा। तो जैसा उसमें लिखा हुआ है पहले अर्थ लिखेंगे, फिर एग्जाम्पल्स लिखेंगे सबके, उसे करना है आपको। 3 नंबर का आएगा ये ज़्यादा से ज़्यादा। संरचना अपने लैंग्वेज में लिख देंगे तो चल जाएगा? हाँ अपने 2 नंबर का आ गया। वैसे जैसे अभी जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग है वो 2 नंबर से है, 2 की है 3 की है, लेकिन भाई अपनी लैंग्वेज में लिखने का मतलब ये नहीं है कि इसमें दिक्कत ये है इसके अंदर जो इन दोनों बेरोजगारी के टाइप में इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स को यूज़ किया गया है, तो वो टेक्निकल टर्म्स आपको यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी, खासकर इन्हीं दोनों बेरोजगारी के अंदर। लाइक जैसे अभी ये लड़की पूछ रही थी कि ये लॉन्ग रन के अंदर है या शॉर्ट रन के, तो जब आप बुक की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि दीर्घकालीन ह्रास के कारण जब अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी उत्पन्न होती है या किसी भी इंडस्ट्री में जब तकनीक परिवर्तन आता है लॉन्ग रन के अंदर, तो ये वर्ड आपको लिखने पड़ेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर, इन दोनों बेरोजगारी। मतलब थोड़ी बहुत बुक भी पढ़नी पड़ेगी? हाँ भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको जो है बुक पढ़नी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, टेक्निकल टर्म्स को यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे लिख दोगे कि भाई जब एक लड़की की शादी होती है तो वो ये सोचती है कि मैं 2 महीने छुट्टी कर लेती हूँ और अब मैं तीसरे महीने से काम पे जाऊँगी, अगर ऐसे ही लिख दोगे उदाहरण के अंदर तो भाई गलत हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ये वाली लैंग्वेज नहीं चलेगी, ठीक है ना? सर वही तो मैं अपनी लैंग्वेज में लिखता हूँ ना, थोड़ा तो गलत चला है भाई जाएगा ही ना वो। तुम पता चला तुम एक लड़की जो है शादी उसने और भाई वो जो है प्रेग्नेंट हो गई, अब जो है 2-3 महीने छुट्टी ले ली और अब बच्चा करने के बाद जो है वो शादी करेगी, तो भाई फिर तो कल्याणी होगा, टीचर भी हंसेगा, वो क्या कहा, देख इस बच्चे ने क्या लिखा, हंस के वो भी पागल हो जाएगा। ऐसी जो लैंग्वेज है ना, ये हम जो लाइक हिंदी का पेपर है बिजनेस में भी चल जाती है, लेकिन इकोनॉमिक्स में बस यही दिक्कत है कि इनमें टेक्निकल टर्म्स होती हैं। मैं जब टेस्ट वगैरह लेता हूँ तो मैं बहुत बारी देखता हूँ जब मैं सब्जेक्टिव टेस्ट लेता हूँ तो ऐसे ही लिख देते हैं, जैसे मैं जो बताता हूँ वही लिख देते हैं, यही एग्जाम्पल लिख देते हैं। अरे तो लिखना है जैसे आप इसी चीज़ को जब आप उसके बुक की लैंग्वेज में देखोगे तो भाई उसमें सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ है कि जब उद्योगों में तकनीकी ह्रास के कारण बेरोजगारी जब उत्पन्न होती है, अब वो तकनीकी ह्रास के कारण उसके कर्मचारी बेरोजगार हो जाते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। ऐसे मत लिख के आ जाना ये शादी ब्याह वाला माहौल। मतलब कि आपसे मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बुक पढ़ के बस खाली बुक से थोड़ा समझ के हाँ वो तो आपको बुक का थोड़ा समझना ही पड़ेगा कि भाई क्या है, ठीक है? तो मैं अभी आप अभी जो है इसी वीडियो को देखना आप सब, क्योंकि बेटा आगे का मुद्दा हम लोग दोनों को फिर एक ही में ही कर लेंगे चाहे तो, क्योंकि अभी तो होगा नहीं ये दोनों मुद्दे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो दोनों। अगर ये मुद्दे समझ में आ जाएंगे आपको सारा, तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी कि पूर्ण रोजगार, अल्प रोजगार, अनैच्छिक बेरोजगारी, शून्य बेरोजगारी, प्राकृतिक बेरोजगारी, क्यों शून्य बेरोजगारी क्रिएट नहीं होती, ये सब जब टर्म्स आपको समझ में आ जाएगी तो आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत जो है नहीं होने वाली है। और बताइए जी, और किसी का कोई डाउट हो तो? सर आपने जो नोट्स भेजे उसके अकॉर्डिंग तो लिख सकते हैं?
हाँ उससे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी चल जाएगा ना सर? हाँ सावेज कह रहा है मैं तो एक महीने की छुट्टी लूँगा शादी में। हाँ अभी ले लूँगा, आ- आज ही आ जाओ। हाँ बेटा सब। अब यार सपोर्ट मटेरियल का ना वो दे, चलो मैं भेजता हूँ रुको।